हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए कण या परमाणु एंथैल्पी के बारे में अध्ययन करेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखिए, जब किसी पदार्थ के एक मूल को हम उसकी गैसीय परमाणु में परिवर्तित करने में हुए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम कण या परमाणु एंथैल्पी कहते हैं। चूँकि यहाँ पदार्थ का एक मूल दिया गया है, इस कारण से इसे हम मोलर परमाणु एंथैल्पी भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हाइड्रोजन गैस है तो दो ये जो ऊपर लगा है रेडिकल फॉर्म में है, मूलक मतलब दो हाइड्रोजन का एल्किल मूलक प्राप्त हुआ और ये गैस फॉर्म में है। तो यहाँ देखिए इसका एंथैल्पी परिवर्तन कितना है, प्लस 435 किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स का। ये आपको मीथेन गैस का देखिए यहाँ पे कार्बन रेडिकल प्राप्त हुआ और 4 हाइड्रोजन रेडिकल प्राप्त हुए और डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो 1635 किलो जूल मोल इनवर्स है। इस प्रकार से आबंध एंथैल्पी या बंध एंथैल्पी किसे कहते हैं, देखिए बॉन्ड एंथैल्पी। तो जब विलक गैसीय परमाणु आपस में क्या होते हैं, संयोग करके बंध बनाते हैं, मतलब उनके बीच में बंध बनता है तो निकाय की ऊर्जा कम होती है। मतलब कहने का अर्थ है जब बॉन्ड बनेगा तो उनकी ऊर्जा कम होगी और इस कारण इस प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और विलक गैसीय परमाणु के संयोग से बंध बनने में निर्मुक्त जो ऊर्जा होती है उसे ही हम बंध एंथैल्पी, ऊर्जा बंध एंथैल्पी कहलाती है। इसके विपरीत अगर किसी बंध को विलक गैसीय परमाणु में तोड़ने के लिए, मतलब अगर कोई विलक गैसीय परमाणु उसको तोड़ने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा लगती है वो बंध वियोजन एंथैल्पी कहलाती है। मतलब जब संयोग करने के लिए ऊर्जा जरूरत होगी उसे बंध एंथैल्पी, और जब उसे तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी तो उसे हम बंध वियोजन एंथैल्पी कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए दो रेडिकल हाइड्रोजन के एक पास में संयोग करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया, तो यहाँ पे इस एंथैल्पी का जो मान हुआ -435 किलो जूल पर मोल इनवर्स। और यहाँ दो हाइड्रोजन को रेडिकल में कन्वर्ट किया तो इसका प्लस हो जाएगा 435। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रेडिकल हैं, इसको आपस में क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी क्या हो रहा है, -4 निगेटिव वैल्यू है, और यहाँ पे जब दो हाइड्रोजन को आपस में तोड़ने के लिए दो रेडिकल फॉर्म किया जाए तो प्लस 435 किलो जूल मोल इनवर्स। इस चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अवस्था परिवर्तन की एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। यहाँ देखिए गलन है जब ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, वाष्पीकरण है तो द्रव से गैस में, और ऊर्ध्वपातन है ठोस से गैस में। गलन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। किसी ठोस पदार्थ के एक मोल उसकी गलनांक पर गलन। हम लोग अवस्था परिवर्तन की एंथैल्पी के बारे में अध्ययन करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो देखिए गलन कब होता है, जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में जाती है तो वो गलन कहलाता है, और वाष्पीकरण कब होता है, तब कोई द्रव से गैस अवस्था में जाती है। ऊर्ध्वपातन जब ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है उससे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हम गलन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो देखिए गलन एंथैल्पी कब कहलाएगी, जब कोई वस्तु ठोस से क्या होगा, जब किसी ठोस पदार्थ का एक मोल उसके गलनांक पर गलन में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन उसी गलन एंथैल्पी कहलाती है। चूँकि यहाँ पे पदार्थ का एक मोल दिया गया है अतः इसे मोलन गलन एंथैल्पी भी कहते हैं। गलन प्रक्रिया के लिए सदैव ऊष्मा अवशोषित होती है, इस कारण से इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। अब यहाँ धनात्मक वैल्यू लिखी गई, इसका मतलब इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है। जैसे H2O सॉलिड स्टेट से H2O लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो तो गलन एंथैल्पी का मान 6.0 किलो जूल मोल इनवर्स है। अब यहाँ देखते हैं वाष्पन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखिए जब किसी द्रव पदार्थ का एक मोल वो उसके क्वथनांक या मानक एक वायुमंडलीय दाब पर वाष्प में परिवर्तित या आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। चूँकि यहाँ पदार्थ का एक मोल दिया गया अतः इसे मोलर वाष्पन एंथैल्पी भी कहते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में हमने H2O लिक्विड स्टेट में है तो H2O वेपर स्टेट में जाएगा तो इसकी वाष्पन एंथैल्पी कितनी होगी, 40.6 किलो जूल मोल इनवर्स। अब यहाँ देखते हैं ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इसमें क्या होता है, जब कोई ठोस वस्तु सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट होती है तो किसी ठोस पदार्थ के एक मोल को उसके गलनांक से कम ताप पर ऊर्ध्वपातन करने हुए एंथैल्पी परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो ये I2 सॉलिड स्टेट में रहता है और इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सीधे वेपर फेज में जाता है। जब इसको हम ताप पर करते हैं तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये
ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी का जो मान होता है वो 62.4 किलो जूल मोल यूनिवर्स आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं संक्रमण एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ये क्या होता है संक्रमण एंथैल्पी? तो देखिए किसी निश्चित संक्रमण ताप पर किसी एक मूल अपर रूप को दूसरे अपर रूप में परिवर्तित करने के लिए हुए एंथैल्पी परिवर्तन को संक्रमण एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कार्बन का डायमंड रूप है, अगर इसको हम ग्रेफाइट में कन्वर्ट करें तो जो मतलब जो एक तरह से कहिए ताप होता है उसको तो उसे हम संक्रमण एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पे -1.9 किलो जूल मोल यूनिवर्स आएगा। तो यहाँ देखिए विलयन ऊष्मा या विलयन एंथैल्पी किसे कहते हैं? हीट ऑफ सोल्यूशन या पी ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए विलयन है तो इसमें विलेय और विलायक होगा। तो देखिए विलेय पदार्थ के एक मोल को विलायक की अधिक की मात्रा में घोलने पर, मतलब विलायक की जो मात्रा की अधिक होगी घोलने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे विलयन ऊष्मा या विलयन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में KCl सॉलिड स्टेट में है प्लस एक्वस और एरो का निशान लगाइए KCl एक्वस सोल्यूशन। तो डेल्टा H इक्वल टू 4.4 किलो कैलोरी। पोटेशियम क्लोराइड के एक मोल को जल की अधिक की मात्रा में घोलने पर 4.4 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। अतः KCl की विलयन ऊष्मा 4.4 किलो कैलोरी होगी। अब यहाँ देखते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा या उदासीनीकरण एंथैल्पी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षारक के तनु विलयनों की उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा या उदासीनीकरण एंथैल्पी भी कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल हो और 1 ग्राम तुल्यांक क्षारक, दोनों के तनु विलयन से उदासीनीकरण ऊष्मा क्रिया के फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा या उदासीनीकरण एंथैल्पी कहेंगे। जैसे HCl यहाँ पे देखिए अम्ल है और NaOH क्षार है, दोनों का जलीय विलयन है और दोनों जलीय विलयन जब क्या करते हैं यहाँ पे साल्ट का निर्माण हुआ NaCl और प्लस HCl लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू है -13.68 किलो कैलोरी की ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव में है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल एक सोल्यूशन और ये अम्ल है और ये क्षार है। NaOH अम्ल की क्या पहचान? इसमें H आयन है और इसमें OH आयन है। NaNO3 का साल्ट बना और H2 लिक्विड में प्राप्त होती है। यहाँ इसकी वैल्यू डेल्टा H इसकी वैल्यू -13.69 किलो कैलोरी है। अब ये देखिए अम्ल का H आयन और क्षारक का OH आयन की क्रिया द्वारा जल के एक अणु बनने में ऊष्मा जो निर्मित होती है उसे उदासीनी ऊष्मा का कारण है। मतलब ये जो ऊर्जा निर्मित होती है ये उदासीनीकरण ऊष्मा के कारण होता है जब एक H आयन और OH आयन क्रिया करते हैं। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर हमारा पढ़ाई हुआ आप लोग को समझ में आता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।